जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। मैं लेकर आ गया हूं एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसकी जितने भी प्रैक्टिस सेट किए हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक उसका सभी को रिवीजन कर रहे हो और चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रीड कीजिएगा सभी लोग। वलथोल नारायण मेनन ने कथकली को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? मुझे बताना, रिकॉल करना अपने दिमाग में। कथकली कौन से राज्य से है? कथकली हमने पढ़ा है ये केरल से है भैया, ये केरल से राज्य से है। कौन से राज्य से? केरल राज्य से। केरल से मुझे बताओ। और मोहिनी अट्टम भी है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। तो क्या इसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है केरल कला मंडलम, या ऑप्शन नंबर बी है संगीत नाटक एकेडमी, या ऑप्शन नंबर सी है कला क्षेत्र फाउंडेशन, या ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। तो इसने स्थापना की थी आपका केरल कला मंडलम, केरल कला मंडलम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन है कथकली से संबंधित है। विवरण है, इधर तथ्य है और मतलब फैक्ट, और इधर विवरण मतलब विशेषता। राज्य बताओ, केरल राज्य से संबंधित है कथकली, ठीक। प्रकार पूछे तो शास्त्रीय नृत्य या नाटक, ओके। उत्पत्ति मुझे बताना, उत्पत्ति 17वीं शताब्दी बोलना। कब? 17वीं शताब्दी। अच्छा, आप सभी से पूछे अगर सब्जेक्ट, तो बोलना ये रामायण महाभारत और पुराण पर आधारित है। अगर लैंग्वेज पूछे भाषा, तो मलयालम है। विशेषता पूछे तो भाव या मेकअप, मुख अभिनय, हस्त मुद्राएं, ओके। और प्रमुख वाद्य अगर पूछे तो चेंडा मंडलम और इलथलम, ओके। और प्रसिद्ध रंग पूछे आप सभी से तो पांचा, कारी, कारी, मिनुक्का और थाड़ी। कितने रंग होते हैं? 5 रंग होते हैं, 5। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और महत्वपूर्ण फैक्ट अगर पूछे, आईएमपी फैक्ट, तो बोलना संवाद नहीं बोले जाते हैं, मतलब भाव या भक्ति से कथा प्रस्तुत की जाती है, मतलब इशारों से भाव भक्ति से कथा प्रस्तुत की जाती है। संवाद इसमें नहीं बोले जाते। किसमें नहीं बोले जाते? तो फिर कथकली में नहीं बोले जाते, ठीक है ना। तो नाउ द नेक्स्ट वन। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर रीड कीजिएगा सभी लोग। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत नृत्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड गीत डांस? तो ऑप्शन ए है पंजाब की महिलाएं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य, या ऑप्शन बी है गुजरात का एक लोक नृत्य, या ऑप्शन नंबर सी है असम का पारंपरिक नृत्य, या उड़ीसा, मतलब ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। तो मैं आप सभी को बता दूं, मतलब टॉपिक से हटकर थोड़ा कुछ अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि मैं कर लेकर आऊँगा, मतलब जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मेरे अकॉर्डिंग बन सकते थे ना, उन सभी का एक क्लास में हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड होगा, रिवीजन के फॉर्मेट में होगा, ठीक है ना, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो यही अनाउंसमेंट है मेरे तरफ से आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन दूसरा है, गीत नृत्य पूछा है। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पंजाब की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। मुझे बताओ पंजाब के सीएम बताओ, सीएम कौन है पंजाब के? सीएम है तो भगवंत मान। कौन है? भगवंत, भगवंत मान जी, भगवंत मान जी, भगवंत मान जी। गवर्नर बताओ, गवर्नर तो ये है आपके गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना। कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। मुझे बताना, पंजाब, पंजाब, पंजाब लिखना अपने कॉपी पर। पंजाब का गठन कब हुआ? गठन, गठन हुआ आपके 1 नवंबर, 1 नवंबर सन 1966 में, 1966 में। मुझे बताओ कैपिटल बताओ, कैपिटल। तो ये है आपकी चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़, चंडीगढ़। एक सेकेंड, चंडीगढ़ हो गया। विधानसभा सीट बताओ मुझे, विधानसभा सीट, विधानसभा, विधानसभा कितने हैं? वन, 17, मतलब 117। लोकसभा बताओ, लोकसभा, लोकसभा है 13। उसी प्रकार राज्यसभा बताओ मुझे, राज्यसभा तो है 7 है। ये तो पंजाब से बेसिक डिटेल्स हुआ है ना, बेसिक। उसके बाद हम लोग करेंगे अभी, क्या करेंगे, पंजाब राज्य से जितने भी लोक नृत्य है उससे संबंधित एक ही स्लाइड में मैंने लाया हूँ क्वेश्चन और विशेषता। और इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाला। क्या नहीं जाने वाला? क्वेश्चन नहीं जाने वाला, मतलब लोक नृत्य से संबंधित पंजाब राज्य से, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं उस स्लाइड की ओर। तो ये देखो, हाँ, रेडी एवरीवन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर लिखा है लोक नृत्य कौन करता है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है भांगड़ा।
भांगड़ा किसके द्वारा किया जाता है? तो यह पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा। किसके अवसर पर? फसल कटाई मतलब बैसाखी के से जुड़ा है। पंजाब का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य मतलब फोक डांस है, ठीक। गिद्दा, गिद्दा विशेषता है, कौन करती है? महिलाएं। इसकी विशेषता क्या है? भांगड़ा का महिला रूप बोलिया गाकर किया जाता है। ओके। थर्ड पॉइंट इज झूमर। झूमर किसके द्वारा होता है? पुरुष द्वारा, पुरुषों द्वारा। धीमी एवं लयबद्ध शैली दक्षिण पश्चिम पंजाब में लोकप्रिय है, दक्षिण पश्चिम पंजाब में लोकप्रिय है। लुड्डी बताओ, लुड्डी ये पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा विजय और खुशी के अवसर पर किया जाता है। ओके। सम्मी लिखना अपने कॉपी पर, सम्मी। तो ये किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। वृत्ताकार समूह में किए जाने वाला एक नृत्य है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सम्मी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। और किकली, याद रखना किकली, ये किसके द्वारा? लड़कियों द्वारा, लड़कियों। दो लड़कियां हाथ पकड़कर घूमती है। और धमाल, धमाल लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, धमाल पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। ऊर्जावान नृत्य भांगड़ा से संबंधित शैली है, ठीक। मलवाई गिद्दा, क्या है? मलवाई गिद्दा ये किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा। पंजाब के मालवा क्षेत्र का हास्य व्यंग्य प्रधान लोक नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना अपने कॉपी पर। मतलब जो मलवाई गिद्दा पुरुष है, किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। कहाँ से है? पंजाब से है। और इसकी कुछ विशेषता बताओ मुझे। तो यह पंजाब के मालवा क्षेत्र का हास्य व्यंग्य प्रधान लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, इतना तो उम्मीद है, क्योंकि बहुत कंटेंट को रिसर्च करने में मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ या मुझे बहुत बड़ा वो नाम कमाना है। बस मैं बहुत बड़ा छोटा मतलब बहुत छोटा ही टीचर हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मैं कंटेंट के मामले में ना बड़े बड़े टीचर्स को भी टक्कर दे सकता हूँ, है ना। तो आप देख ही सकते हो कंटेंट को। बाकी मुझे अपनी तारीफ तो करने की जरूरत नहीं ना, मुझे आता भी नहीं है अपनी तारीफ करना। मैं आता हूँ, पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी है किरण देसाई, ऑप्शन सी है झुम्पा लाहिड़ी, या ऑप्शन नंबर डी है अनीता देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति रॉय। और जितने भी इंपॉर्टेंट बुक है और ऑथर है उन सभी को मैंने एक स्लाइड में लाया है, तो ताकि आप रिवीजन कर सको या उसको नोट डाउन कर सको। तो बढ़ते हैं उस स्लाइड की ओर। तो नाउ द नेक्स्ट वन, ये देखो, रीड करो सभी लोग और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इधर बुक है और इधर ऑथर है, उसके ऑथर LWR, LWR, ठीक। LWR लिख रहा था, होमवर्क का लिखा गया है, इग्नोर करना इसे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। LWR ये नाम नहीं, ब्रांड है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी द्वारा। इंडिया विज फ्रीडम्स ये मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। घरे बैरी ये रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है, मतलब लिखा गया है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, कौटिल्य। और राजतरंगिणी के कल्हान, कल्हान। और पंचतंत्र के बताओ लेखक? विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। आईने एक बारी बताओ मुझे, आईने एक बारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यह अबुल फजल, अबुल फजल। एक बार रिकॉल करेंगे पुस्तक और इसके लेखक। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू जी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। इंडिया विज फ्रीडम किसके द्वारा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। और आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा। और घरे बैरे रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। और क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। और राजतरंगिणी के लेखक है कल्हान। और पंचतंत्र के बताओ मुझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना, विष्णु शर्मा। और आईने एक बारी आप सभी लोग जानते हो अबुल फजल, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो लाएंगे अगले प्रैक्टिस सेट में वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। ऐसे करते करते हम लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट में जितने भी बुक ऑथर हैं, प्राचीन से लेकर आधुनिक ओलंपिक, जितने भी बुक और ऑथर हैं, सभी खिलाड़ियों को सबके सबको कवर कर देंगे। छूटेगा आपका एक भी नहीं, लेटेस्ट भी कवर करेंगे। तो चैनल में बने रहिएगा, ठीक है ना। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक सेकंड क्या निकल गया था। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बोला जाता है, श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है हिमालय,
ऑप्शन बी है मतलब हिमालय, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है विंध्याचल, या ऑप्शन नंबर डी है सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरावली। अरावली एक कैसी पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। कैसी पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। ओके, ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है बताना मुझे। तो गुजरात लिखना अपने कॉपी पर, गुजरात, राजस्थान, तो उसके बाद हरियाणा, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर लेना, ठीक। तो मुझे बताओ अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताओ, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है गुरु शिखर। क्या है? गुरु, गुरु शिखर, गुरु शिखर। ये कहाँ पर है? राजस्थान, राजस्थान की कहाँ पर है? माउंट आबू में, माउंट आबू में, माउंट आबू, माउंट आबू। अच्छा, इसकी ऊंचाई बता मुझे। तो यह 1722 मीटर, 1722 मीटर, 1722 मीटर। और सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है अरावली। तो इसकी कितनी ओल्डेस्ट है ये? तो 570 मिलियन, 570 मिलियन पुरानी, ओल्डेस्ट पुरानी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकने रोकने के परिणाम स्वरूप कौन सी खगोलीय घटना होती है? ऑप्शन ए है सूर्य ग्रहण, ऑप्शन बी है चंद्र ग्रहण, या ऑप्शन नंबर सी है अमावस्या, या ऑप्शन नंबर डी है उल्का वर्षा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, चंद्र ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन के हम लोग आज के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करते हुए अपने कॉपी पर चलना। किस क्रिकेट विश्व कप को विल्स बेंसन एंड हेजेस विश्व कप के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन छठवा है, किस क्रिकेट विश्व कप को विल्स बेंसन एंड हेजेस विश्व कप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है 1975 क्रिकेट विश्व कप, ऑप्शन बी है 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑप्शन नंबर सी है 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप, या ऑप्शन नंबर डी है 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मुझे बताना 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट बताओ, होस्ट किसके द्वारा? तो लिखना अपने कॉपी पर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, 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 ठीक। विनर बताना मुझे, विनर, विनर। तो यह है पाक, पाक मतलब पाकिस्तान। आप सभी को पता है मैं पाकिस्तान का नाम पूरा नहीं लिखता है ना। और ये पहले पहला वर्ल्ड कप विनर है, ठीक। तो मुझे बताओ रनर अप बताओ, रनर अप। भाई अगर विनर कोई हो रहा है तो रनर अप भी होगा कोई। तो ये कौन है? इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड। विजेता बताओ पाकिस्तान, और रनर अप, रनर अप है आपके इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड है। ओके। पाक के कैप्टन बताओ, पाक के कैप्टन, पाकिस्तान के कैप्टन हैं आपके इमरान खान, इमरान खान थे। कौन थे? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान थे। जस्ट होल्ड। और आप सभी से एक क्वेश्चन है, मैन ऑफ द मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया था? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और मैन ऑफ द सीरीज का आप सभी को कमेंट करना है आंसर क्या होगा, ठीक, और कौन थे। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, क्वेश्चन नंबर सातवां है, 2022 के राष्ट्रीय खेलों मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? ऑप्शन है पीवी सिंधु, ऑप्शन बी मीराबाई चानू, या ऑप्शन नंबर सी है जेरेमी, क्या है, लालीनुगा, या ऑप्शन नंबर डी अंशिता सेवली। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मुझे बताओ होस्ट सिटी बताओ मुझे, होस्ट सिटी, होस्ट सिटी। तो लिखना अपने कॉपी पर, एक सेकंड यार। लिखना अपने कॉपी पर, बर्मिंघम, बर्मिंघम, बर्मिंघम। कहाँ? इंग्लैंड, बर्मिंघम के इंग्लैंड में। ओके। मोटो बता, मोटो मुझे। तो लिखना मोटो, गेम्स फॉर, गेम्स फॉर एवरीवन। राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना, जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान देना। गेम्स फॉर एवरीवन। मैस्कॉट बताओ मुझे, मैस्कॉट।
मैस्कॉट है आपका पेरी, पेरी द पेरी द बुल। ओके। भारत का ध्वजावाहक मुझे बताना। भारत का ध्वजावाहक, भारत का, लिखना अपने कॉपी पर, ध्वजवाहक, ध्वजवाहक। तो ओपनिंग में बताना, ओपनिंग में, ठीक, ओपन में। तो ये हैं आपके पीवी सिंधु, पीवी सिंधु एंड मनप्रीत, मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह। ये ओपनिंग वाले हैं ना, ओपनिंग वाले। तो क्लोजिंग बताओ मुझे, क्लोजिंग। राइटिंग पर बस ध्यान मत देना। तो लिखना है शरद कमल, शरद कमल, शरद कमल। और एक याद रखना, निकाहत, निकाहत जरीन, निकाहत जरीन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानो, मीराबाई चानो, ठीक। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, किस चरमपंथी नेता ने प्रसिद्ध कृति गीता रहस्य की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा गीता रहस्य की रचना की गई थी। तो हम लोग बढ़ते हैं आज से अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण नहीं है, पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, यहाँ पर पूछा गया है नॉट, हाईलाइट कर देता हूँ मैं ताकि आप सभी का क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक। तो ऑप्शन ए है विदेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी है कोणार्क सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर डी है सौर मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कहाँ है? ओडी में है, ओडी मतलब उड़ीसा। अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी मंदिर है कहाँ हैं, कौन से शैली में बने हैं। तब तक बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। ये देखो यहाँ पर लिखा है, रीड कीजिएगा केयरफुली सभी लोग। यहाँ पर लिखा है मंदिर का नाम, यहाँ पर स्थान, और यहाँ पर शैली लिखा है, ठीक। तो वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? ये तंजावुर, तंजावुर की तमिलनाडु में। कौन सी शैली में बनी है? द्रविड़ शैली में। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये कहाँ है? मुदैर, कहाँ? तमिलनाडु में। ये कौन सी शैली में बनी है? द्रविड़ शैली में। सौर मंदिर कहाँ है? सौर मंदिर को कहा जाता है तट मंदिर। ये कहाँ है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। कौन सी शैली में बनी है? द्रविड़ शैली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी पर आईएमपी मार्क करते हुए चलना। कोडार का सूर्य मंदिर, कोडार का उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। कौन सी शैली में बनी है? कलिंग शैली। कौन सी शैली में? कलिंग शैली। लिंगराज मंदिर, ये कहाँ है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। तो कौन सी शैली में बनी है? कलिंग शैली में। कौन सी शैली में? कलिंग शैली। तो अगला है खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर समूह। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। कौन सी शैली में बनी है? नागर शैली में। कौन सी शैली? नागर शैली। कंदारिया महादेव मंदिर, महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो, खजुराहो कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में। कौन सी शैली में बनी है? नागर शैली। कौन सी शैली? नागर शैली। और होयसलेश्वर मंदिर, क्या बच गया यहाँ पर? होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? हालेबीडु, कहाँ है? कर्नाटक। कौन से राज्य में है? हालेबीडु, ये कर्नाटक में है। कौन सी शैली में बनी है? बेसर शैली। कौन सी शैली? बेसर शैली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपके क्लासेस बहुत पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। बहुत मेहनत लगती है यार कंटेंट को डिलीवर करने में, आप तक वीडियो को मतलब रिसर्च करने में, कंटेंट को, वीडियो को डिलीवर करने में, क्लासेस को। तो बाकी बोलने की आदत में नहीं है, आता हूँ पढ़ाता हूँ, आप सभी को पता ही मेरी रंग रंग से आप वाकिफ हो चुके हो, है ना। तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत में कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से दोहरी नागरिकता मतलब डुअल सिटीजनशिप को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 8, या ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 9, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 11। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में कहा गया है दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो अगले स्लाइड में हम लोग लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जबकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बढ़ते हैं उस स्लाइड की ओर। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन मतलब स्लाइड है, क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, स्लाइड है। यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद, आई होप आप सभी को विजिबल होगा। और यहाँ पर लिखा है विशेषता मतलब विषय। अनुच्छेद 14 संबंधित है समानता का अधिकार। आर्टिकल 17 संबंधित है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 19 संबंधित है 6 प्रकार की फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 संबंधित है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 का सेक्शन ए संबंधित है
शिक्षा का अधिकार कितने से कितने बच्चों के? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता यूसीसी। आर्टिकल 51 के सेक्शन ए में कहा गया है मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 52 में कहा गया है राष्ट्रपति, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 61 में कहा गया है उसी प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग। किसके पर महाभियोग? राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसमें कहा गया है आपके आपके कहा गया है आर्टिकल 61 में कहा गया है। आर्टिकल 74 में कहा गया है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किस में संबंधित है? आर्टिकल 74 से संबंधित है। आर्टिकल 80 में कहा गया है राज्यसभा। आर्टिकल 81 में है लोकसभा। आर्टिकल 110 में है धन विधेयक। आर्टिकल 123 में है आर्टिकल 123 में है अध्यादेश। क्या आदेश? अध्यादेश। कंफ्यूज हो गया था मतलब सीक्वेंस में। आर्टिकल 124 में है सर्वोच्च न्यायालय। आपके सर्वोच्च न्यायालय किस में है? आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल मुझे बताओ 148। आर्टिकल 148 है सीएजी। सीएजी के फुल फॉर्म मुझे बताना, सीएजी का फुल फॉर्म कमेंट करना आप लोग। आर्टिकल 153 है राज्यपाल। आर्टिकल 280 है आपके वित्त आयोग से संबंधित है। किससे? वित्त आयोग से। आर्टिकल 324 है आपके निर्वाचन आयोग से। आर्टिकल 343 है आपके राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी। राजभाषा आपका क्या होगा? हिंदी होगी। राजभाषा हिंदी। आर्टिकल 352 है राष्ट्रीय आपातकाल। किससे संबंधित है? आपके राष्ट्रीय आपातकाल। आप सभी को ये सभी मतलब विजिबल होगा, आप रीड कर पा रहे हो सभी लोग। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दोगे LWR करके। LWR एक ब्रांड है अपने आप में। बाकी जो स्लाइड लाया बहुत इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, तो नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है हड़प्पा सभ्यता के निचले शहर मतलब लोअर टाउन की सड़कों और गलियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया था? तो ये पद्धति है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर है देखो फैक्ट है और यहाँ पर उसके स्थान है प्लेस और फैक्ट। महान स्नानागार ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार यह है हड़प्पा में। बंदरगाह यह है लोथल। कहाँ? लोथल स्थान। धान के साक्ष्य लोथल या रंगपुर। लोथल और रंगपुर। जूते हुए खेत कालीबंगा से। अग्नि वेदिकाएं या अग्निकुंड कहा जाता है ये भी कालीबंगा से। नृत्य करती कांस्य बालिका ये कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको? कौन से स्थान से? मोहनजोदड़ो से। पशुपति मोहर मोहनजोदड़ो से। ग्रिड पद्धति नगर योजना हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। अन्न जल निकासी व्यवस्था यह है हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। ईंटों का अनुपात आप सभी से पूछे 1:2:4 ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेशियो वाला। 1, 2 और 4 ईंटों का अनुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने लगा सके इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा स्थल स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब हुई है और किसके द्वारा हुई? बताना मुझे आप लोग कमेंट करना। खोज किसके द्वारा की गई ये आप सभी लोग कमेंट करना। हड़प्पा की खोज करता है यहाँ पर लिखा है देखो दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी कब है? 1921। 1921। मोहनजोदड़ो की खोज करता है राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। नाउ द नेक्स्ट वन। आप सभी क्वेश्चन को रीड करो तब तक मैं पानी पी लेता हूँ उतने में। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2025 एबल प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी मासिकी काशीवारा। मासिकी मासिकी मसाकी काशीवारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पीछे हमने पढ़ा है बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग। अच्छा इसे नहीं पढ़ा है मतलब हड़प्पा के याद आ गया ना, ये अंडमान निकोबार वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? किससे अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो ऑप्शन ए है पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन सी है 10 डिग्री चैनल या ऑप्शन नंबर डी है 8 डिग्री चैनल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। तो देखो यहाँ पर चैनल लिखा है जल नभ्र मध्य या
कौन सा अलग करता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई ये। तो 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल है आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से, पीछे हमने पढ़ा है ना। तो 9 डिग्री बताओ मुझे, 9 डिग्री लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय से संबंधित है। 8 डिग्री है, 8 डिग्री मिनिकॉय एवं मालदीव को अलग करती है। पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य है, तो ये है आपके पाक जलडमरू मध्य भारत एवं श्रीलंका के बीच। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, ये भारत एवं श्रीलंका के बीच है। भारत एवं श्रीलंका को किसके द्वारा अलग करती है, तो ये है मन्नार की खाड़ी के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 14th है। बाकी मृदा का टॉपिक मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में 6 में करवा दिया है। ये इसका रिवीजन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बिना किसी टाइम वेस्ट के इसका आंसर हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, मृदा का कौन सा प्रकार अपनी उच्च आर्द्रता धारण क्षमता कैपेसिटी के लिए जाना जाता है तथा कपास की खेती के लिए आदर्श माना जाता है। तो कौन सी मृदा है आपका, ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन नंबर डी है लेटरेट मृदा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो नाउ द नेक्स्ट वन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी। क्वेश्चन 15 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस संगीत शैली को औपचारिक एवं दिव्य माना जाता था। क्वेश्चन 15 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस संगीत शैली को औपचारिक और दिव्य माना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बताओ मुझे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, बताओ जी चलो, बताओ 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 भाई। इसका राइट आंसर होगा आपका गंधर्व संगीत ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जुलाई 2025 की शुरुआत में 17वां ब्रिक्स लीडर समिट किस शहर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है, जुलाई 2025 करंट अफेयर के क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कि शुरुआत में 17वां ब्रिक्स लीडर सम्मेलन मतलब समिट किस शहर में आयोजित किया गया था। तो यह आपका रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, अधिनियम मतलब 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान में निम्नलिखित में से कौन से नए अनुच्छेद शामिल किए गए। तो कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए आपके, अनुच्छेद 330 के ए और 332 ए से। ठीक, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 330 ए से 332 ए तक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी राज्य में किस प्रकार के विधान मंडल हो सकते हैं। केवल वाले वर्ड मैं पहले ही प्रैक्टिस में कहा था, केवल जहाँ दिखे या इंग्लिश में ओनली दिखे या हमेशा दिखे या आपको दिखे ही, तो उसके एलिमिनेशन मेथड लगा के एलिमिनेट कर देना। तो इसका आंसर ए और बी दोनों चले गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सदनीय या द्विसदनीय दोनों में से कोई भी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर मतलब सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मुझे बताओ विधानमंडल कितने में है, भाग 6 मतलब पार्ट 6 में मुझे बताओ आर्टिकल बताओ 168 से 1 मतलब 212 तक, 168 से 212 अनुच्छेद तक विधानमंडल के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20 है, रीड एवरीवन। 1919 में गांधी जी द्वारा रोलेक्ट सत्याग्रह शुरू करने के निर्णय को किस पारित ने प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित किया था। तो ऑप्शन डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को खिलाफत आंदोलन, मुझे बताओ खिलाफत आंदोलन। तो यह है आपका खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 तक। रोलेक्ट एक्ट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी रोलेक्ट एक्ट विधेयकों का पारित होना इसका राइट आंसर होगा। रोलेक्ट एक्ट बताओ मुझे 1919 में। और प्रथम विश्व युद्ध बताओ, प्रथम विश्व युद्ध। तो ये है आपके 1914 से 1918 तक। कितने देशों ने लगभग भाग लिया था इसमें, दूसरे भाग, तो ये 37 कंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बेसिक क्वेश्चन थोड़ा सा। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 21 है,
पेरिनी शिवतांडम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पेरिनी शिवतांडम प्रसिद्ध नृत्य कौन सी राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, तेलंगाना से। और पहले हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में किए थे, क्या किए थे, कर्नाटक के और तमिलनाडु और केरल के जितने भी लोक नृत्य है उसे कवर किए थे। तो आज बारी है तेलंगाना से। तो अगले स्लाइड में हम जितने भी क्वेश्चन मतलब लाया हूँ क्वेश्चन, वो तेलंगाना से है, देख सकते हो आप लोग। तेलंगाना के जितने भी शास्त्रीय मतलब लोक नृत्य है तेलंगाना से, वो सभी एक ही स्लाइड में कवर कर दिए हैं। लोक नृत्य है और प्रमुख इसकी विशेषता है। पेरिनी शिवतांडम है पुरुषों द्वारा किए जाने वाला प्राचीन वीर नृत्य या काकतीय काल से संबंधित है। लंबाड़ी बंजारा नृत्य भी उससे बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। यह है बंजारा जनजाति का रंग बिरंग लोक नृत्य। ओगू कथा की विशेषता है गीत नृत्य और कथा वाचन का मिश्रित लोक प्रदर्शन। बुर्रा कथा तो यह है संगीत और कहानी कहने की पारंपरिक लोक कथा, प्रमुख विशेषता है, ठीक है। धिमसा बताओ मुझे, धिमसा यह आदिवासी महिलाओं द्वारा समूह में किए जाने वाला नृत्य है, धिमसा का प्रमुख विशेषता है, ठीक है। गोल सदलू यह है गोला चारवाहा समुदाय का लोक नृत्य है, गोला, ठीक। कोलाट्टम बताओ मुझे, डांडियों के साथ किए जाने वाला समूह नृत्य डांस। चिंदू चिंदू यक्षगानम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना अपने कॉपी पर। तो यह है इसकी विशेषता लोक रंगमंच एवं नित्य नाट्य शैली है, ठीक। बोनालू नृत्य बताना, बोनालू नृत्य तो यह बोनालू उत्सव के दौरान देवी महाकाली की पूजा से जुड़ा नृत्य। और बतुकम्मा नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इसकी क्या विशेषता है, महिलाओं द्वारा बतुकम्मा पुरुष उत्सव पर किया जाता है, महिलाओं द्वारा बतुकम्मा पुरुष बोल रहा था, पुष्प उत्सव पर किया जाता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और जाने अनजाने में मुझे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हुई है तो अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर माफ कर देना, क्योंकि देखो मैं बोलता जाता हूँ लिखता जाता हूँ इधर, और क्या ही बोलूँ आप सभी, आप बाकी समझदार हो, तो कुछ ना कुछ थोड़ी ना थोड़ी तो गलती हो भी जाएगी। तो इसे अपना छोटा बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। अगर मुझे पता चला कि ये गलती मेरे से हुई है, तो मैं अगले प्रैक्टिस सेट में उससे मैं आप सभी को रिकॉल कर दूंगा कि यहाँ पर मेरे से ये गलती हुई है करके, है ना। तो अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कामसाले नृत्य किस देवता की भक्ति से संबंधित है? कामसाले किस देवता से संबंधित है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, भगवान 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 महादेश्वर। तो नाउ द नेक्स्ट वन। अच्छा, मुझे बताओ कर्नाटक से ये संबंधित है, कर्नाटक से जितने भी लोक नृत्य है सबको सब ले आना। यक्षगान है कर्नाटक की, इसकी प्रमुख विशेषता देखो, कर्नाटक की लोक नृत्य है इधर और इधर प्रमुख विशेषता है। तो यक्षगान की प्रमुख विशेषता क्या है? कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक रंगमंच एवं नृत्य नाट्य है। डुल्लु कुनिथा है ढोल के साथ किए जाने वाला ऊर्जावान नृत्य डांस। वीरगासे है भगवान शिव और वीरभद्र से संबंधित वीर नृत्य। पूजा कुनिथा है धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित डांस। और कमसाले भगवान महादेश्वर की भक्ति से संबंधित है। सुमन कुनिथा ये है मुखौटा पहनकर किए जाने वाला लोक नृत्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना अपने कॉपी पर, और आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और नंदी कोलू है बैल नंदी से संबंधित लोक प्रदर्शन। नंदी कोलो में बैल नंदी से संबंधित लोक प्रदर्शन किया जाता है। सोग्गी कुनिथा फसल कटाई का लोक नृत्य। ज जोगती नृत्य है मोस्ट इंपॉर्टेंट जोगती नृत्य देवी यलम्मा की पूजा से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और भूता कोला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है तटीय कर्नाटक की पारंपरिक अनुष्ठानिक कला है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। भूता कोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तटीय कर्नाटक की पारंपरिक अनुष्ठानिक कला है। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23 है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन यूएन की स्थापना कब हुई थी जी? बताओ, ये बेसिक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, ये स्लाइड है जो कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है, जितने भी अपने इंडिया में संगठन है उससे संबंधित है, इधर संगठन है।
देख सकते हो फुल फॉर्म लिखा है और इसकी स्थापना लिखी है। आरबीआई के फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी को पता ही होगा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एल आई सी, लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1956 है। 1956 में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसरो, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969, 1969 में। 1969 में। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कब हुआ था? 1988 में। 1988 में। लेकिन वैधानिक दर्जा आपसे से पूछे तो 1992 में। 1992 में बोलना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने कॉपी पर लगाना, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसी प्रकार नबार्ड एक इंपॉर्टेंट है। नबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 1982 में। ओके। सिडबी, सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990 में। 1990 में। नीति आयोग, नीति आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपकी 2015 में। 2015 में। सी आई आर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1990, 1942, 1942। सी एस आई आर मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 में है। और उसी प्रकार आई सी ए आर, आई सी ए आर, आई सी ए आर, इसकी स्थापना फुल फॉर्म मुझे बताओ पहले। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1922 में। 1922 बोल रहा था, प्रोनाउंसिएशन में गलत हो जाता है कभी कभी, बोल गलत रहा हूँ लेकिन लिख सही रहा हूँ, लेकिन इसके लिए सॉरी। मतलब ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। 1929 में। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24 है, नीति आयोग के गठन के लिए किस समिति टास्क फोर्स की सिफारिशों को आधार माना गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न प्रशासनिक सुधारों एवं सहकारी संवाद संबंधी सुझावों, मतलब विभिन्न प्रशासनिक सुधारों एवं सहकारी संघवाद संबंधी सुझावों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन 25 है, और हमेशा की तरह प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क का होता है। बाकी इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करना, और क्लासेस कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि मैं भी अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकूं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट अगले की ओर। और हाँ, कल आप सभी के लिए आ रहा है, मतलब जून के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे रिवीजन के फॉर्मेट में वन शॉट करने वाले हैं, तो उसे भी देखना ना भूलिएगा। क्लासेस वन शॉट होने वाली है, और 25 तक का क्वेश्चन आंसर जरूर कमेंट में करना। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, और लाइक शेयर सब्सक्राइब लोग कर ही दोगे, ठीक। तो मिलेंगे अपने नए प्रैक्टिस सेट, तब तक के लिए आप सभी से बाय बाय।